दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग दोस्तों खंड शिक्षा अधिकारी के लिए मॉक टेस्ट को कवर कर रहे हैं, जिसमें मॉक टेस्ट नंबर 7 पर बात करने जा रहे हैं। और 7 का ये आखिरी मॉक टेस्ट है, मतलब ये पार्ट बी है। दो पार्ट में हम लोग 90 क्वेश्चन को अटेंड करते हैं, जिसमें डिटेल से एक एक क्वेश्चन की व्याख्या की जाती है, ताकि आपको पता चले कि कौन से प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। दोस्तों याद रखिए, जब कभी आपको ये टेस्ट पेपर पढ़ाया जाए तो अपने साथ आप कॉपी कलम लेके बैठा करो और ये देखा करो कि कितने प्रश्न पर आपका उत्तर सही हो पा रहा है। ठीक है, इसको जरूर ध्यान दिया करो, क्योंकि अगर आप मिलान नहीं करोगे इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो रही है। या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, जहां विजिट करके आप इसका टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट देने से क्या होता है कि चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाती है और आपकी तैयारी और भी अच्छी हो पाती है। तो याद रखेंगे, ये खंड शिक्षा अधिकारी का हम लोग टोटल 10 मॉक टेस्ट पेपर कराने वाले हैं, जिससे आपकी तैयारी एकदम बेस्ट हो जाए। ठीक है, ध्यान देंगे दोस्तों, स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी आ चुका है, तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर के आप इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ताकि इसकी तैयारी करने में या किसी भी परीक्षा की तैयारी करने में आपको ज्यादा समय न लगने पाए। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्ययुगीन अधिकारी माप तौल या तौल माप से संबंधित था। यह प्रश्न हिस्ट्री का है, आपको बताना है मौर्य काल के उस अधिकारी का नाम बताना है जो मापतौल की व्यवस्था से संबंधित था। ठीक है, तो उसको कहा जाता था दोस्तों, क्या कहा जाता था? पौतवाध्यक्ष। क्या बोला जाता था? पौतवाध्यक्ष। पौत में जैसे लिखता नहीं कि तौल, ठीक है, देखो ऐसे मात्रा देख के मिला लेना, तौल। पौत का संबंध किससे? तौल से है। इसी तरह से दोस्तों जो यहां पे सूनाध्यक्ष दे रहा है, सूनाध्यक्ष किसको कहा जाता था? जो बूचड़ खाने का हेड होता था। बूचड़ खाना जानते हैं ना, जो बूचड़ खाने का हेड होता था उसको सूनाध्यक्ष कहते थे। वहां सब लोग सून कर दिए जाते थे, सून, ठीक है, यानी सुला दिए जाते थे। बूचड़ खाने में क्या होता है, ठीक है, तो याद रखिए, समझ रहे होंगे आप। इसके बाद दोस्तों पड़याध्यक्ष। दोस्तों पड़याध्यक्ष के बारे में मैं बड़ा कंफ्यूज हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे इसका दो आंसर पता है। मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में जान जाओ। कहीं कहीं पर पड़याध्यक्ष के बारे में बताया गया है कि ये वाणिज्य मंत्री कहलाता था, वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। कहीं कहीं पर कहा गया कि वन संबंधी जो चीजें होती थी, जो वहां से लकड़ी उकड़ी मिलते थे, उनके लिए जो अध्यक्ष होता था वो कौन होता था? पड़याध्यक्ष होता था। तो आप देखिए परीक्षा में क्या पूछता है, ठीक है, जो पूछेगा वो आप बता दीजिएगा। बाकी सीताध्यक्ष आप सभी को पता है दोस्तों, ये भूमिकर से संबंधित होते थे। सीताध्यक्ष जो राज्य की किसी पर कर लगता था। यहां पे दोस्तों कुछ लिस्ट है, जैसे सूराध्यक्ष है, सुरापान करना, आबकारी विभाग का अध्यक्ष जो होता था, ठीक है। सूनाध्यक्ष जहां पे सब सुला दिए जाते हैं, बूचड़ खाने का अध्यक्ष। सीताध्यक्ष, ठीक है, जैसे सीता अध्यक्ष किसे कहा जाता है? राजकीय कृषि कार्यों से जो संबंधित होता था उसे कहा जाता था। अकराध्यक्ष दोस्तों ये खान विभाग का होता था। कुप्याध्यक्ष ये वनों का अध्यक्ष होता था। अध्यक्ष छापे खाने का अध्यक्ष होता था। विविता अध्यक्ष ये चारागाहों का अध्ययन करता अध्यक्ष होता था। मुद्रा अध्यक्ष ये पासपोर्ट डिपार्टमेंट देखता था। नवाध्यक्ष ये जहाज रानी का विभाग देखता था। संस्थाध्यक्ष जो है दोस्तों ये व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष था, ठीक है। पौतवाध्यक्ष ये मापतौल आप जानिएगा। तो ये सब याद रखिए, परीक्षा के दृष्टि के कोण से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, सोने के सिक्कों का व्यापक प्रयोग किसके काल में? देखो सोने के सिक्के से कितने प्रश्न बनते हैं। अगर आपसे ये पूछे कि सोने का सिक्का सबसे पहले किसके द्वारा चलाया गया, तो कभी कभी परीक्षा में देता है हिंद यवन शासक। क्या देता है? हिंद यवन शासक। तो जान लीजिए हिंद यवन शासक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी आपसे नाम पूछ लेता है कि सोने का सिक्का सबसे पहले किस राजा ने चलाया, तो याद रखिए विम कटफिसस ने। वीमा नहीं होगा दोस्तों, विम कटफिसस होगा, विम कटफिसस, ठीक है। विम ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे, ठीक है। विम कटफिसस के समय में सबसे पहली बार सोने के सिक्के चलाए गए। अगर आपसे पूछ दे कि शुद्ध सोने के सिक्के, देखिए आप मामला समझिए, ठीक है। सोने का सिक्का अलग होता है, शुद्ध सोने का सिक्का पूछेंगे तो क्या बताएगा? तब आप जो है विम कटफिसस को मत बताइएगा। शुद्ध सोने का सिक्का पूछेगा तो आप बताइएगा कुषाण वंश में चलाया गया था, ठीक है। तो याद रखेगा कुषाण वंश में यह शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए। अच्छा, इसी का आगे एक और शब्द लगा दिया गया, सर्वाधिक शुद्ध, ठीक है। सर्वाधिक शुद्ध मतलब सोने के सिक्के, और वो भी सबसे ज्यादा मात्रा में। तो उसको याद रखेगा गुप्त शासकों ने चलाया था। किसने? गुप्त शासकों ने सबसे ज्यादा मात्रा में सोने का सिक्के चलाया। सबसे ज्यादा मतलब ढेर सारा, ठीक है। उसी में पूछ लेता है कभी कभी चांदी का सिक्का कब चलाया गया, ठीक है। चांदी का सिक्का तो याद रखिए किसने चलाया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में सुना होगा ना, जिनके यहां नवरत्न रहते थे, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता
आता है, उनके समय में चांदी का सिक्का चला। रुपया किसने चलाया? तो शेरशाह सूरी ने चलाया। कौन याद रखेगा? बोलो कौन याद रखेगा? आप याद रखिए। आना किसने चलाया? शाहजहां ने चलाया। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, सब पढ़ाया गया है। अब इतना पढ़ाने के बाद भी अगर आप याद नहीं करोगे ना, कोई याद नहीं करा पाएगा। याद रखिएगा, जो लोग नए हैं ध्यान देंगे, स्टडी 91 पर सभी विषय को डिटेल से पढ़ाया जाता है, सभी विषय को डिटेल से पढ़ाया जाता है। आप जुड़िए हमारे चैनल से, हमारे वेबसाइट से, हमारे एप्लीकेशन से, और आपको अथाह चीजें मिलेंगी पढ़ने के लिए, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, कोई पैसे खर्च करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक में स्कंदगुप्त के राज्यकाल में हूणों का जो आक्रमण हुआ था उसके बारे में उल्लेख मिलता है? तो स्कंदगुप्त ने हूणों का सर्वनाश किया था, और उसका जो उल्लेख मिलता है ये भीतरी अभिलेख है। भीतरी में एक जो है अभिलेख प्राप्त हुआ। भीतरी जो जगह है दोस्तों, ये आपके उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के पास पड़ता है। ठीक है, सैदपुर जहां एरिया उसी के पास में भीतरी एक गांव है, वहां से प्राप्त किया गया था। ठीक है, तो भीतरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेगा भीतरी अभिलेख की खासियत थी कि यह गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ गद्य में मिलता है, फिर पद्य मिलता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है? मैंने बताया था बाल्टिक को, जैसे बाल्टी आपने देखा होगा, जो पुरानी वाली लोहे की बाल्टी हुआ करती थी दोस्तों, बाल्टी, ठीक है, कुछ ऐसे हुआ करती थी, यहां पर क्या होता है, कील लगा होता था। ठीक है, तो याद रखेगा बाल्टिक सागर जो है ये उत्तरी सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो जैसे इसमें कील लगा होता है ना, वैसे एक कील नहर है जो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ देती है। याद रखिएगा, याद रखने के फंडे हैं। ठीक है, तो याद रखेगा यहां कौन सी नहर हो जाएगी? कील नहर हो जाएगी। कल मैंने दोस्तों आपको पढ़ाया था पनामा नहर के बारे में। पनामा नहर क्या करता है? ये अटलांटिक ओशियन को प्रशांत महासागर से जोड़ देता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे जरा निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? भूमि उत्पाद से संबंधित कर कौन कौन सा है? तो यहां याद रखेंगे खराज, खुम्स, उस्र और मुक्तई, ये चार नाम दे रहा, आपको बताना कौन सा कर ऐसा है जो भूमि से संबंधित उत्पाद पर लगता था। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों यहां पर खराज और खुम्स, ये तो ख वाले वहां लगते हैं। मुक्तई ये भी आपका कर हो जाएगा उत्पाद पे। उस्र दोस्तों नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं, उस्र ठीक है, उस्र लगता है, खुम्स नहीं होगा। याद रखिए, याद आ गया, मुझे याद आ गया। खुम्स जो होता था दोस्तों, आपने सुना होगा जब कोई राजा किसी दूसरे राज्य पर हमला करता था तो वहां आक्रमण की जो राशि होती थी वो लूट कर लाता था और अपने सिपाहियों में बांट देता था। ठीक है, उसको हम लोग खुम्स बोलते थे। क्या बोलते थे? खुम्स। सही सही बोल रहा हूं ना मैं? कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, खुम्स सही, यही होता था खुम्स। ठीक है, तो खुम्स वाला पैसा बांट दिया जाता था, तो वो आपके संबंधित नहीं, मतलब दो नहीं होना चाहिए। एक खराज हो गया, उस्र हो गया, मुक्तई, ये तीनों संबंधित होगा। ठीक है, ये 1 3 4 सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें से भी याद रखेंगे जो खराज है दोस्तों, खराज के बारे में जरा आप ध्यान दीजिएगा। खराज जो होता था, यह खराज के बारे में लिख रहा है कि गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, और उस्र जो होता था वो याद रखेगा मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। ठीक है, ये उत्पाद जो जमीनी उत्पाद होते हैं, जो कृषि उत्पाद होते हैं, उसी से संबंधित था। एक और कर होता है जजिया कर और जकात कर। जजिया कर के बारे में सुना होगा, मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले लगाया था। ये गैर ब्राह्मण या गैर हिंदू का, गैर मुस्लिम कर होता है। ठीक है, गैर ब्राह्मण नहीं, ये ब्राह्मणों के ऊपर नहीं लगाया गया था, बाद में लगा, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों के ऊपर कर लगाया। जो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था वो गैर मुस्लिम वाला कर था, यानी जो मुसलमान नहीं है उसको एक तरह का धार्मिक कर देना पड़ता था, जिसे जजिया कर का नाम दिया गया था। ठीक है, तो जिस तरह से जजिया कर ये लगता था, ठीक है, उसी तरह से याद रखेगा। ठीक है, हाँ सही है। और जो जकात होता था ये मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था, तो जजिया जकात याद रखेगा। बाकी मुक्तई देखिए दे रहा है कि यह, अच्छा हाँ मुक्तई याद आ गया। ये क्या होता था कि एक मुश्त, जैसे 2-3 साल का कोई गांव का जो प्रधान होता था वो 2-3 साल का एक मुश्त क्या कर देता था, कर प्रोवाइड कर देता था कि अब उसे 2-3 साल तक कर नहीं देना, वो जो गांव रहेगा वो कर मुक्त रहेगा। इस तरह का कर होता था मुक्तई। ठीक है, तो याद रखेगा। बाकी खुम्स को युद्ध में लूटे गए माल को बांटने को लेकर के था, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में कौन सी समिति का गठन किया गया? ठीक है,
राजीव गांधी ने 1986 में कौन सी समिति गठित की थी? तो याद रखिए सबसे पहले तो 1957 में बलवंत राय मेहता बनी, फिर जो है 1977 में बना आपका अशोक मेहता समिति बनी, फिर 1985 में याद रखेंगे दोस्तों आपका बन गया जीवी राव समिति, 1986 में जाकर के एमएल सिंघवी समिति बनी है। तो याद रखिए राजीव गांधी के समय में एमएल सिंघवी समिति बनी है। चारों समिति याद रखिए पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं और परीक्षा में आता ही आता है, ठीक है। युति वियुति जिसे सिजगी का नाम दिया जाता है, ये युति वियुति क्या होता है? युति वियुति मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया है एनसीईआरटी में कि जब कभी चंद्रमा सूर्य पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो जाते हैं तो इसे युति वियुति कहा जाता है या सिजगी का नाम दिया जाता है। तो यहां कह सकते हैं आप कि जब ये एक सीध में होना चाहिए, समकोण नहीं बनना चाहिए, एक सीध में 180 डिग्री लाइन जो होती है ना उसमें होना चाहिए, इसको जो है क्या कहा जाता है? युति वियुति कहा जाता है। भूपर्पटी पर बहुतायत मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? भूपर्पटी मतलब पृथ्वी का सबसे ऊपर का जो हिस्सा है जिसे हम क्रस्ट नाम से जानते हैं, भूपर्पटी के नाम जानते हैं, उसमें पाए जाने वाला सबसे ज्यादा जो तत्व है वो कौन सा? ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। भूपर्पटी पर पाए जाने वाला कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन है। कभी ऑक्सीजन अगर न दिया हो तब जाकर के आप सिलिका वगैरह चूज करिएगा, नहीं तो ऑक्सीजन सही हो जाएगा, ठीक है। वैसे सिलिका और एल्युमिनियम ये दो चीजों का अधिकता होती है, ठीक है। बीच वाले में मेंटल होता है, उसके नीचे नीफे होता है, ठीक है। नीफे जो होता है निकिल और फेरस को मिला के बनता है। मेंटल अभी आपने जानते होंगे, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे देखें निम्नलिखित में से किस परावर्ती मुगल बादशाह ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण किया था? भाई शाहजहां प्रथम तो वो था जिसने मुमताज महल अपनी पत्नी के नाम पर क्या किया? आगरा में ताजमहल की स्थापना किया है, दिल्ली में लाल किला बनाया, ठीक है, और आगरा में क्या बना दिया? मोती मस्जिद का निर्माण कराया। उसको भी याद रखें, दो मोती मस्जिद है, एक आगरा वाली मोती मस्जिद है तो उसको शाहजहां ने बनाया, एक दिल्ली वाली मोती मस्जिद है उसको औरंगजेब ने बनाया, उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहां शाहजहां द्वितीय के बारे में पूछ रहा है, याद रखिए रफीउद्दौला, ठीक है। रफीउद्दौला ने अपना जो नाम रखा था वो क्या रखा था? शाहजहां द्वितीय रखा था, तो उसको याद रखेगा, शाहजहां द्वितीय के नाम से जाना जाता था। 1719 में बहुत कम समय के लिए रफीउद्दरजात और रफीउद्दौला जो है बादशाह बने थे, बहुत कम समय के लिए, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। रटा रटा क्वेश्चन है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा केल्विन में पूछ रहा है, घबराया मत करो मेरे भाई, घबरा जाओगे तो हम गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक है। केल्विन में अगर पूछेगा तो याद रखिए हमेशा जो सेल्सियस वाली वैल्यू है अगर वो जोड़ दिया जाए 273 में, ठीक है, तो हमको जो है केल्विन वाली वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो 4 डिग्री सेल्सियस को क्या करना है? इसी में ऐड कर देना 273 में, उत्तर क्या आ जाएगा? 277 आ जाएगा, ठीक है, 277 आ जाएगा आपका राइट आंसर। तो याद रखिए 277। परीक्षा में जो बहुत तेज केटीएम बाइक चलाते हैं उनका एक्सीडेंट जरूर होने वाला, ठीक है। क्यों? क्योंकि 273 केल्विन ट्रिक करने वाले हैं, यही पढ़े यही टिक कर देंगे, ठीक है। या किसी कंफ्यूजन होगा 373, अरे 373 तब होता है जब 100 डिग्री सेल्सियस ऐड करने की बात की जाती है, ठीक है। तो यहां पर 277 केल्विन याद रखेंगे, गलती मत करिएगा, ठीक है। आप स्टडी 91 के प्रोडक्ट हो, ठीक है, गलती नहीं करने का। आगे देखिए सुंदरवन डेल्टा दुर्लभ इरावदी प्रजाति के लिए मशहूर है। इरावदी प्रजाति किससे संबंधित है दोस्तों? ये डॉल्फिन की प्रजाति है, डॉल्फिन मछली जो होती है ये उसकी प्रजाति है, ठीक है, और इरावदी नदी से संबंधित है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, ये नदी भी कहां पर है? म्यांमार के पास में, ठीक है। कार्बन क्रेडिट क्या होता है दोस्तों? तो कार्बन क्रेडिट आपको पता होगा दोस्तों, होता क्या है कि जितने भी देश कार्बन का उत्सर्जन करते हैं उनकी एक सीमा होती है, जब कभी उस सीमा से कम कार्बन का उत्सर्जन किया जाता है तो अपने इस कार्बन को दूसरे देशों को बेच देते हैं, जिसे कार्बन क्रेडिट का नाम दिया जाता है, ठीक है। ये होता है, आपको इन्वायरमेंट में पढ़ाया गया होगा। फिलहाल ऑप्शन देखते हैं, वन कटाई, पर्यावरण संरक्षण। आंख बंद करके उत्तर करो, पर्यावरण संरक्षण। क्यों? क्योंकि अगर आपने कार्बन क्रेडिट कमाया है मतलब आपने पर्यावरण में अपना योगदान दिया है, उसके लिए जो है संरक्षण के लिए अपना योगदान दिया है। क्योंकि जितना, जैसे आपने कहा, जैसे भारत ने कहा कि भाई मैं 10 टन कार्बन का उत्सर्जन करूंगा और रियल में एक साल में केवल 7 टन कार्बन का उत्सर्जन हुआ, तो 3 टन कम किया ना, जो कम किया यही कार्बन क्रेडिट है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, लिख रहा है अगला, ग्रीन मफलर क्या होता है? ग्रीन मफलर क्या है दोस्तों? ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होता है, याद रखेगा, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। यही रीजन होता है कि खास करके जहां भी हाईवे होते हैं उसके आसपास के क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, क्योंकि ये पेड़ पौधे क्या करते हैं? ध्वनि को सोख लेते हैं, ठीक है। तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। देखिए इस समय आपका जो टेस्ट चल रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट, अब समय नहीं है,
3 दिन बाद आपको लड़ाई पे जाना है और अब समय नहीं है आपको डिटेल में चीजें देखने की, थोड़ा फास्ट बनना है आपको। यही रीजन है कि सीरीज 5 तक मैंने बड़ा इत्मीनान से आपको पढ़ाया, लेकिन छठी सीरीज से मैं अपनी स्पीड थोड़ी सी तेज कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आप कम समय में पेपर को अटेंड कर दें। समय आपके पास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 30 क्वेश्चन जो मैथ और रीजनिंग का होगा बच्चे उसे भी लेके उलझ जाते हैं। ठीक है, मेरा हिसाब किताब है कि परीक्षा में आप जीएस का क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करिएगा, बाद में रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, क्यों? रीजनिंग का क्वेश्चन जो आएगा उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, जो नहीं आएगा उसको छोड़ करके मैथ अटेम्प्ट करने के बाद तब फिर से रीजनिंग पे आइएगा, नहीं तो आप एग्जाम कभी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर सबसे अच्छी स्ट्रेटजी से आपने पेपर नहीं दिया तो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत करके आओगे या नहीं करके आओगे। ठीक है, इस चीज से मत जूझना। ठीक है, आगे देखो, डाप्सन किसका इकाई है दोस्तों? डाप्सन क्या करता है कि जो ओजोन परत, जो स्ट्रेटोस्फीयर, जो समताप मंडल में पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, उसकी मोटाई को मापता है डाप्सन। कौन मापता है? डाप्सन। ठीक है, तो ओजोन परत की मोटाई मापने के काम आता है डाप्सन, इसको याद रखेगा। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि, देखिए कभी अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाओ मतलब क्या, अनुच्छेद 352 की बात कर रहा हूं, 352 की बात कर रहा हूं, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। जब कभी बाह्य आक्रमण होता है, किसी दूसरे देश ने जब किसी हमारे देश पर हमला कर देता है, तब अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? आपातकाल घोषित करता है। लेकिन अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र ही विफल हो गया हो तो ऐसे में वहां पर 356 के तहत क्या लगाया जाता है? राज्य आपातकाल लगता है। 356 के तहत, तो 360 में जो आपातकाल लगता है वो वित्तीय आपातकाल है। याद कैसे रखेंगे? 352 अब 52 में 4 जोड़िए, 352 4 356, ये आपका संवैधानिक तंत्र की विफलता है। फिर से 4 जोड़िए, 360 वित्तीय आपातकाल है। ठीक है, तो तीनों याद रखेगा। और रही बात लोकसभा की अवधि बढ़ाने की, तो लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है जब तक कि ये लड़ाई समाप्त न हो जाए। ठीक है, तो याद रखेगा आपातकाल की समाप्ति तक ये अवधि बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक साल के में एक बार में केवल 1 साल के लिए। ऐसा नहीं कि एक बार में 5 साल की एक साथ अवधि बढ़ा दिया, नहीं ऐसा नहीं, एक बार में 1 साल के लिए अधिकतम अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो यहां पर चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, पारस्की तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कारक कहलाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों। बताइए पारस्की तंत्र में टिकाऊ जो है किसे कहा जाता है? एक टिकाऊ जैव समूह। तो याद रखें दोस्तों, ये कहा जाता है, नहीं पता ना, इकोटोन को कहा जाता है। सुनिए इकोटोन क्या होता है, खास करके वनस्पति की जो प्रजातियां होती है उसमें उससे संबंधित है। ठीक है, इकोटोन में क्या होता है कि 2 अलग अलग प्रजातियों के बीच में संक्रमण होकर एक अलग से प्रजाति बनती है, इसको इकोटोन बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखेगा संक्रमण या इकोटोन ये जो है माना जाता है। ठीक है, सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं तो क्या जरूरी है? लिख रहा है जैविक विविधता का संरक्षण। भाई जैव विविधता का संरक्षण तो हमेशा होना चाहिए, ये तो है ही है। प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, भाई किसी भी तरह का प्रदूषण, चाहे वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण हो, हमें हर तरह के प्रदूषण को अवॉइड करना चाहिए, उसके नियंत्रण के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। निर्धनता को घटाना, ये सब अच्छा काम है, ये सतत विकास के लिए जरूरी है। ठीक है, बेरोजगारी को समाप्त करना, आय की असमानता को खत्म करना, लोगों को शिक्षा दीक्षा देना, ठीक है, ये सब जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर लिख देना उपरोक्त, तो सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक फल में एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा सर्वाधिक होती है? जो तीखा होगा उन सब में, और आंवला वगैरह में एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, जिसे विटामिन सी कहा जाता है। ठीक है, विटामिन सी, आंवला एक ऐसा चीज है दोस्तों जिसमें गर्म करने पर भी विटामिन समाप्त नहीं होता। नहीं तो किसी भी चीज में जिसमें विटामिन सी होता है, अगर थोड़ा भी आप हीट करेंगे तुरंत वहां से विटामिन सी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन याद रखेंगे यहां पर सिर्फ और सिर्फ आंवला ही ऐसा है जो गर्म करने पर विटामिन वहां से समाप्त नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखेगा आंवला आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोल्डन धान जो होता है दोस्तों, गोल्डन नहीं होता, गोल्डन होता है। गोल्डन धान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। और विटामिन ए की कमी से व्यक्ति को रतौंधी, आंख संबंधी रोग होता है। याद रखेगा रतौंधी रात में दिखाई नहीं देता है, वो होता है। बाकी जो आपको पढ़ाया गया था कलर ब्लाइंडनेस, जिसको वर्णांता नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसमें व्यक्ति लाल और हरा में कंफ्यूजन हो जाता है उसको, ठीक है, तो वो अनुवांशिक रोग होता है, उसको भी आप ध्यान दीजिएगा। तो यहां विटामिन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोटीन का प्रचुरतम स्रोत है? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, सब्जियों की बात करें वैसे तो दाल होता है, ठीक है, प्रोटीन में, और वैसे अगर आप सब्जियों में बात करेंगे तो मटर भी होता है। वैसे मटर भी एक तरह की दाल होती है, तो याद रखेगा ये भी आपका सही हो जाएगा।
हालांकि यहाँ हरे प्रोटीन की बात, मतलब हरे मटर की बात हो रही है, तो ये हर तरह से जो है फायदेमंद होता है, ठीक है। इसमें विटामिन के की भी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो खून को थक्का बनाने में मदद करता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी सीधे बजट की बात कर रहा है। बजट जो शब्द है दोस्तों, इसका इस्तेमाल हमारे संविधान में नहीं किया गया, उसके जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण का इस्तेमाल किया गया। ध्यान दे, तो लिख रहा वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष पहुंचाया जाता है। भाई इसको प्रेजेंट कौन करता है, तो याद रखिए इसको राष्ट्रपति प्रेजेंट का, ठीक है, नहीं, यहां पे वित्त मंत्री के द्वारा ये लाया जाता है, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण यहां ध्यान देंगे, या राष्ट्रपति नहीं करिएगा, वित्त मंत्री लिखिएगा, उन्हीं के द्वारा लाया जाता है। वित्त मंत्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करने के लिए जेनेटिक्स का अध्ययन करना पड़ेगा आपको, और आंसर हो जाएगा जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक मतलब जीन का अध्ययन, तभी तो आप आनुवांशिक चीजों का अध्ययन करेंगे, तो जेनेटिक्स यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की विधिग्राह्य मुद्रा है। विधिग्राह्य मतलब जो हमारे देश में एक्सेप्टेबल हो, वह मुद्रा कौन सी है जिसमें हम और आप क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, वो रुपया है। तो विधिग्राह्य मुद्रा कौन सी हो जाएगी, रुपया। जल्दीबाजी में कुछ मत समझिएगा कि बहुत कठिन क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, तो ऐसा मत ध्यान दीजिएगा, यहां रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय समुद्र में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्नलिखित में से किसकी जीडीपी का हिस्सा है, ठीक है। याद रखें दोस्तों, मान लीजिए भारत का कोई मछुआरा चला गया, अंतरराष्ट्रीय समुद्र में पहुंच गया। अंतरराष्ट्रीय समुद्र में हालांकि कोई जा नहीं पाता, मान लो चला भी गया तो वो भारत की जीडीपी में ही काउंट होगा, ठीक है, क्योंकि मछुआरा जो व्यक्ति है वो कहां का है, वो भारतीय है, तो भारत का ही काउंट होगा ना। तो यहां पर याद रखें भारत का काउंट होगा, ना कि जो हमारे पड़ोसी देश है उनका। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है किस आधार पर, अगर जो पॉवर्टी जो लाइन बनी हुई है, अगर इसका स्तर का आकलन करना होता है तो जो परिवार का उपभोग व्यय होता है उसके आधार पर होता है। यह मैटर नहीं करता कि आपके परिवार में कितना कमाई हो रही है, मैटर ये करता है खर्च कितना हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उसी से फिर निर्धनता का पता लगाया जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा ये उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कई बच्चे बोलते हैं सर आप टिक नहीं करते, काहे का टिक करें भैया, आप क्या करने के लिए हो, आप टिक कर लो, आप टिक, मैं टिक क्यों नहीं करता, मैं जाऊं यहां पर, फिर यहां से मार्कर लूं, फिर इसको लूं, फिर इसको टिक करूं, फिर इसको कट करूं, फिर इसको नेक्स्ट करूं, टाइम जाता है। अगर इस तरह से हम 45 क्वेश्चन पे टाइम काउंट करेंगे ना, तो कम से कम 4-5 मिनट खाली इसको खोलने बंद करने में चला जाएगा, और आपको कम समय में चीजें मिले, इसके लिए मैं जो है सोचता हूं, ठीक है, जहां जरूरी होता है वहां मैं खुद मार्कर चलाता हूं, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्य तौर पर कहां नजर आती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है, जहां आवश्यकता से अधिक व्यक्ति काम पे लगे हो, ठीक है। जैसे कोई खेत है, वहां मान लीजिए 2 लोगों का काम है, अनायास अगर घर में 4 लोग उसी खेत में जाके काम करते हैं, कोई मतलब नहीं है, इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है, ठीक है। अक्सर करके कृषि क्षेत्रों में इस तरह की बेरोजगारी देखने को मिलती है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहां पे है दोस्तों, पढ़ाया गया क्वेश्चन है, रिपीटेड भी है, तो ये कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट आर्टिजन बेसिस कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में है, इसको आप याद रखिएगा। दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार किसे कहा जाता है, दक्षिणी अमेरिका में, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो खनिजों का भंडार कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को, ठीक है। तो आप बताइए दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार किसे कहा जाता है, यहां पे लिख रहा है ब्राजील, बोलिविया और पेटागोनिया और ओरिनिको। तो याद रखें दोस्तों, पेटागोनिया का पठार जो है इसे दक्षिण अमेरिका का खनिजों का भंडार कहा जाता है। ये आपके अर्जेंटीना वाला जो एरिया है ना, वहां पर पड़ता है, ठीक है, याद रखेगा। अर्जेंटीना और चिली वगैरह उधर है, तो याद रखेगा, ठीक है, चिली, पेरू, अर्जेंटीना सब उस आसपास में है, तो याद रखिएगा पेटागोनिया का मरुस्थल है, ठीक है। ये खास करके जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला, वो भी उसके भी दायरे में आता है, ठीक है। समुद्री जल को किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जाता है, समुद्री जल है, ठीक है, तो उसको आसवन प्रक्रिया द्वारा, सिंपल सा है, 1000 बार क्वेश्चन पढ़ाया हूं मैं, 1000 बार पढ़ाया हूं, याद रखिए किसके द्वारा, अरे फिल्ट्रेशन नहीं करना उसको लेकर के, वाष्पन भी नहीं करना है, ठीक है, प्रभाजी आसवन भी नहीं, सिर्फ आसवन याद रखेगा। आसवन विधि से समुद्री जल को क्या किया जा सकता है, साफ किया जा सकता है। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। पहले ऐसा लोग मानते थे कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले बात किसने कहा, जो आज हम जानते हैं सौरमंडल के बीच में सूर्य और सभी ग्रह उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, ऐसा सबसे पहले कॉपरनिकस ने बताया था। तो कॉपरनिकस आपका राइट आंसर हो जाएगा, कॉपरनिकस ने बताया था और कॉपरनिकस सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश का रंग निर्धारित
निर्धारित होता है? सामान्य तौर पर तो जब ये प्रश्न आता है तो आपके सामने ऑप्शन देता है ताप। क्या देता है? ताप। यानी जो प्रकाश का रंग होता है, सॉरी, जो तारे का रंग होता है उसके ताप को देख करके निर्धारित होता है, ठीक है, रंग को देख करके। उसी तरह से जो प्रकाश का रंग है दोस्तों, ये तरंग दैर्ध्य को देख करके निर्धारित होता है। तरंग दैर्ध्य के आधार पर आपको मैंने बताया था विबग्योर के बारे में, ठीक है, विबग्योर के बारे में बताया था मैंने, ठीक है, जो प्रकाश के 7 रंग बताते हैं। तो यहां जो लाल रंग था इसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा था, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद येलो, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद ब्लू, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद वायलेट रंग है, बैगनी रंग, ठीक है। इसे आप याद रखेगा। बोलो हाँ यार, तेजी से कमजोर हो गए हो क्या? हाँ, अभी से बुढ़े हो गए। थोड़ा एकदम एनर्जेटिक होकर पढ़ाई क्या करो। इतना तेज मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत हो, एकदम लुंज पुंज अवस्था में बैठोगे, क्या क्या मन लगेगा? थोड़ा टाइट बैठो, आराम से पढ़ो। जो जैसे मिल गया एकदम दिखे पड़े, एकदम हिले पड़े। अभी कुछ और देखना होता तो एकदम शरीर तैयार रहती। अरे तैयार हो जाओ, 3 दिन बाद लड़ाई पे जाना है, ठीक है। एकदम ऐसे कालवा टाइट वाइट करके आराम से पढ़ो, ठीक है। वीडियो को शेयर कर लो। कुछ अगर थोड़ा बोर होया करो पढ़ते पढ़ते, वीडियो को नीचे शेयर कर दो, कमेंट कर दो, कुछ बोल दो कमेंट में, ठीक है, बोल दो, अच्छा लगता है, लोग देखेंगे, ठीक है। चलो, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहां पर स्थित है दोस्तों? तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे कृषि अनुसंधान परिषद वो आप सभी को पता है, दिल्ली में है। अब बताओ, उत्तर बताओ। मैं क्यों दे रहा हूं क्वेश्चन? क्योंकि जैविक खेती को लेकर के बहुत सारे प्रश्न आजकल बनने वाले हैं परीक्षा में। आप देखना, हाल फिलहाल में जो भी 6, 7, 8 महीने पेपर होगा, जैविक खेती से 1-2 क्वेश्चन यहां से आएंगे, ठीक है। तो राष्ट्रीय जैविक खेती का केंद्र कहां पर है? गाजियाबाद में। कहां पर है? गाजियाबाद में। ध्यान दीजिएगा। ऑटोमोबाइल में जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है ना, वो किस सिद्धांत पे काम करता है? हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, वो काम करता है पास्कल के सिद्धांत पर। सिंपल, किसके? दाब से संबंधित है पास्कल का सिद्धांत, उसी पर आधारित है हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है। तो उसको याद रखेगा। बाकी आर्किमिडीज ने कहा, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत था वो क्या था दोस्तों? तो ये था कि मान लो किसी वस्तु को जल में डुबाया जाता है तो अपनी भार के बराबर ही जल क्या करता है? विस्थापित कर देता है। सिंपल सा है। बाकी न्यूटन का गतिविषेक का 3 नियम था, वो आपको पता ही होगा, ठीक है। और बर्नौली प्रमेय में दिया था, ये भी आपको पता है। आगे देखिए, किस राज्य में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट कोयला जिसे भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, केवल और केवल दक्षिण भारत में पाया जाता है, वो भी सिर्फ तमिलनाडु में। कहां पर? सिर्फ तमिलनाडु में पाया जाता है लिग्नाइट कोयला। तो लिग्नाइट कोयला कहां पर है? तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। करनाल बंट किससे संबंधित बीमारी? बताइए, करनाल बंट किसमें लगता है? एक क्वेश्चन आपके नाम पर है। हाँ, तो गेहूं में। एक बार आप फिर से कमेंट करके बताइए सही उत्तर, ठीक है, करनाल बंट। आगे देखिए, नकदी फसल में कौन सा सम्मिलित नहीं है? बताया था, ऐसा फसल जिसको बेचने के लिए नहीं, व्यक्ति खुद के इस्तेमाल के लिए भी बोता है, वो नकदी फसल नहीं कहलाती, ठीक है। नकदी फसल में क्या होता है कि आपको बेचना ही उद्देश्य है। जैसे अगर आपने गन्ना बो दिया तो आपका उद्देश्य क्या है? यानी गन्ने आपका बेचना है। आपने क्या बो दिया? आपने नारियल लगा दिया। कितना नारियल खुद से खाएंगे, ठीक है। आपने काफी का खेती किया, आपने जो है मसालों की खेती कर लिया, आपने केला वगैरह की खेती कर लिया, आपने कपास की खेती कर लिया, आपने जूट की खेती कर लिया, ठीक है। ये सब क्या है दोस्तों? चाय, कहवा, सब क्या है? सब जो है नकदी फसल है, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं। गेहूं नकदी फसल में नहीं आता है, ठीक है। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? बताइए बताइए, जल्दी बताइए। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, ठीक है। लिख रहा है जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे। किसने? मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था। तो दोस्तों इस पे जो संकल्प था ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया। अध्यक्षता किसने किया? तो याद रखेगा, वो अध्यक्षता किया था वल्लभ भाई पटेल जी ने, ठीक है। तो दोनों चीजों को आप याद रखेगा। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया? पढ़ाया हूं, इतनी बेहतरीन कहानी मुझे याद आ रहा है। जिस दिन मैं लंदन में इंडिया हाउस की कहानी आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा रहा था, आप जाके देखो, गदगद हो जाएगा, आपका मन गदगद हो जाएगा, ठीक है। तो लंदन में इंडिया हाउस है, ये भारतीय बच्चों के रहने के लिए एक छात्रावास जैसा बनाया था श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने। किसने? हमारे प्यारे श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने बनाया था। तो याद रखें, यहां पर बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में कौन सा भाग अप्रभावित था? लिख रहा है दानापुर। ये पड़ता है आपके कहां? यहां आर्यभट्ट जी का जन्म हुआ था, मामूली स्थान नहीं दानापुर, ठीक है, बिहार में, ठीक है। पटना है, ये भी यहां तो भयंकर जो है 1857 की क्रांति हुआ था। अरे अकेले जगदीशपुर के राजा थे बाबू कुंवर सिंह जी, अकेले ही बिहार को एकदम हिला के रखे थे। वहां पे अंग्रेज थर थर कांपते थे, कोई जाता नहीं था। पता है 80 साल का एक बुजुर्ग आदमी अकेले 10-10 अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा के मारता था। जाके आप मॉडर्न हिस्ट्री में कहानी सुनो, रोंगटे आपके खड़े हो जाएंगे, रोंगटे। मैं उनके बारे में जब याद करता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप तो पढ़ोगे तो मजा ही आ जाएगा। सब पढ़ाया गया। सर पैसा भी लगेगा क्या? नहीं यार, पैसे की बात मत किया करो, स्टडी
391 चैनल पे हो, ठीक है, आराम से जाओ, फ्री में सब कुछ अवेलेबल, आराम से पढ़ो, ठीक है। बाकी मुजफ्फरपुर यहां भी है, और मुंगेर जो था दोस्तों, मुंगेर अछूता रहा, 1857 की क्रांति का उस पर कोई खास प्रभाव नहीं था, वो अफेक्टेड जगह नहीं था, तो केवल 5 यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों ने भारत में व्यापार के समय में प्रयोग किया। सबसे पहले कौन आया दोस्तों, तो मैंने बताया था सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद डच आए हैं, फिर उसके बाद अंग्रेज आए हैं, फिर उसके बाद डेनिश आए हैं, फिर उसके बाद फ्रांसीसी आए हैं, ठीक है। तो पीडीएडीएफ आप याद रखेगा, बोल दिया हूं, सेट यार अपने से कर लो यार, मुझसे मत कराओ, थक गया हूं आज, ठीक है। चलो आगे देखो दोस्तों, संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है। सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण करने के लिए अनुच्छेद 148 के तहत किसकी व्यवस्था की गई है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की व्यवस्था की गई है, जो इस तरह के सभी जांच पड़ताल करता है। इस समय नए कैग बनाए गए हैं, कौन, तो आपने गिरीश चंद्र मुर्मू का नाम सुना होगा, जो इसके पहले जम्मू कश्मीर में राज्यपाल के पद पर थे, उपराज्यपाल के पद पर, उनको जो है कैग में आ गए हैं, और जो मनोज सिन्हा थे अपने जमाने में वो रेल मंत्री भी रह चुके हैं, उनको शिफ्ट कर दिया गया है जम्मू, ठीक, जम्मू कश्मीर के लिए, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर कैग आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। यहां पर आपको कालक्रम सेट करना है, कौन किस काल से संबंधित है। देखिए दे रहा है छत्रपति साहू जी, संभाजी, राजा राम, शिवाजी द्वितीय। हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, मैं आपका कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं। चलो एक छोटी सी कहानी बताता हूं। अगर मैं बात करूं शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करूं, तो उनको 2 संतान हुई थी, ठीक है, अलग अलग से। साई बाई से संभाजी पैदा हुए थे, और सोयरा बाई से राजा राम पैदा हुए थे, ठीक है। तो संभाजी, इनके मृत्यु के बाद, शिवाजी के मृत्यु के बाद, ऊपर से लिख दे रहा हूं, सबसे पहले शिवाजी महाराज थे, ठीक है। शिवाजी की मृत्यु के बाद दोस्तों संभाजी आए, ठीक है, संभाजी। आप अपने हिसाब से ऑप्शन मिलाइएगा, ठीक है, मतलब इनका स्थान हो गया पहला, ठीक है। संभाजी महाराज आए हैं 1680 से लेकर के ज्यादा नहीं, करीब 9-10 सालों तक संभाजी थे, 89-90 तक संभाजी थे, 89 तक थे, ठीक है। और उसके बाद शासन बदल गया, शासन बदल गया, और जो दूसरी पत्नी थी उनका पुत्र जो था राजा राम, ठीक है, शिवाजी का ही पुत्र था, ठीक है, राजा राम की पत्नी का नाम ताराबाई था, ठीक है, याद रखेगा। तो राजा राम फिर यहां पर राजा बनते हैं, ठीक है, राजा राम, ठीक है, राजा राम, ठीक है। तो राजा राम आप यहां पे 2 नंबर पे डाल सकते हैं। ये भी 10 साल तक, एकदम 10-10 साल का पेड कहानी चल रहा है। इसके पहले वाले 9 साल 1680 से लेकर 1689 तक 9 साल, इनके में 11 साल, उनके में 1 साल कम, इनके में 1 साल ज्यादा, ठीक है। तो 1689 से लेकर सन 1700 ईस्वी तक कौन था, ये राजा राम जी थे, ठीक है। राजा राम जी के बाद दोस्तों कौन शासन में आया। अब राजा राम की जो अगली पीढ़ी थी वो शासन में आ गई। राजा राम की जो अगली पीढ़ी थी, इनके जो बच्चे थे दोस्तों, उनका नाम था शिवाजी, ठीक है, शिवाजी, याद रखेगा, शिवाजी, ठीक है, शिवाजी। तो शिवाजी आके गद्दी पर बैठ गए, ये 7 साल तक थे, सन 1700 से लेकर 1707 तक जो है ये शिवाजी द्वितीय इनको कहा जाता था। केवल शिवाजी नहीं, क्योंकि शिवाजी तो पहले थे, तो शिवाजी द्वितीय मतलब ये तीसरे नंबर पे, ठीक है। फिर इसके बाद 1707 में इनको हटने के बाद जो पहले वाले लड़के थे, मतलब ये जो हम पढ़े संभाजी, इनके पुत्र थे साहू जी महाराज, वो गद्दी पर बैठ जाते हैं, साहू जी, ठीक है। तो ये साहू जी वाला आप यहां लास्ट में कर लीजिएगा 4थे नंबर पे, ठीक है। साहू जी महाराज गद्दी पे बैठते दोस्तों तो 1749 तक थे, 1749 तक। मोहम्मद शाह रंगीला का जब शासन चल रहा था उस समय कौन था, तो याद रखे साहू जी महाराज थे। उनके भी मृत्यु के बाद दोस्तों फिर राजा राम द्वितीय आ गए, वो 1750 से लेकर आगे चले, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, मैंने यहां पर सेट कर दिया, बाकी आप खुद से देख लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, सरकरिया आयोग गठित हुआ था। सरकरिया आयोग का काम क्या था दोस्तों, ये संघ और राज्य के बीच में क्या करता था, जो भी मतभेद होता था उसे सही करने के लिए उस संबंधों के बारे में विचार करता था सरकरिया आयोग, ठीक है। निम्नलिखित स्थानों में से कहां सोमपेन जनजाति पाई जाती है। सोमपेन जनजाति कहां पाई जाती है, अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में है, तो याद रखेगा निकोबार द्वीप समूह में सोमपेन जनजाति पाई जाती है, ठीक है। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किसने एक मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया, तो सबसे पहले मूल्य नियंत्रण या बाजार नियंत्रण पद्धति को लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जो खिलजी वंश का शासक था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम क्या था, मलिक काफूर, ठीक है। वो उसको 1000 दिनारी भी कहा जाता था, क्योंकि उसको 1000 दिनार में अलाउद्दीन ने खरीदा था, ठीक है। और दक्षिण भारत का अभियान अकेले मलिक काफूर ने कर दिखाया था, ठीक है। तो याद रखेगा यहां अलाउद्दीन खिलजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कमाल की क्लास थी। अगली क्लास भी आप जरूर देखिएगा। अभी सेट 7 है, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 3 दिन और तहलका मचाना है, उसके बाद ये सीरीज समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, लगे रहिए और 10 सीरीज तक बने रहिए, नहीं बने रहेंगे तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। वीडियो को शेयर करिए, शेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना लाड प्यार हमारे साथ बनाए रखिए और चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।